हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर जिसका नाम है लॉ ऑफ क्राइम्स, इसको शुरू करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस पेपर का नाम है लॉ ऑफ क्राइम्स। क्राइम्स मीन अपराध, अपराधों का कानून। इसका सिंपल नाम अपराधों का कानून कह सकते हैं। और इसमें आईपीसी 1860 जो हमारा मेन क्रिमिनल लॉ है, जो भारत का मुख्य क्रिमिनल लॉ है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। पुरानी यूनिवर्सिटी में इस एक्ट के साथ आपको और भी कुछ पढ़ना होता था, लेकिन इस बार इस यूनिवर्सिटी ने केवल आपको आईपीसी पढ़ने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। वो ये पूछ सकते हैं कि किसी देश या सोसाइटी में क्रिमिनल लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है। ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ किस हद तक किसी सोसाइटी में क्राइम्स को रोकने में सफल रहे हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि आईपीसी का ब्रीफ में उस पर टिप्पणी लिखिए। जब ब्रीफ में उस पर लिखिए तो आपको 5-7 पेज का जो करना है, तो इसके लिए हमें इसको जर्नल कहाँ से ये शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किस तरह से ये अपने एग्जिस्टेंस में आई, इन बातों का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यदि आप इस चीज को समझ लेंगे तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनना या इसके कारण को समझना इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखें, यूनिवर्सिटी कहती है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यानी इसका क्रिमिनल लॉ का मुख्य उद्देश्य होता है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को, कानून और शांति को बहाल रखना और लोगों की स्वतंत्रता को बचाना और उसको बनाए रखना। ये इसलिए होता है कि लोग, क्योंकि किसी भी देश के क्रिमिनल कानून पर लोगों का अंधविश्वास होता है, भरोसा होता है, और वो समझते हैं कि यदि देश में एक अच्छा कानून लागू है तो वे पूरी तरह से सेफ रह सकेंगे। अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें थाने में देख लूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। उसका यही कारण होता है कि उनको ये महसूस होता है कि यदि हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो कानून हमारी रक्षा करेगा। इसलिए आपको इसको समझना चाहिए। इन कारणों से ये कहा जा सकता है कि इन कारणों के आधार पर हमारा जो क्रिमिनल लॉ है या पेनल लॉ है, जिसको दंड विधि कहा जाएगा, वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए और वो एम्बिगुअस भी नहीं होना चाहिए। यानी उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो अप्रभावी नहीं होना चाहिए, और ना ही वो बहुत अत्यधिक कठोर होना चाहिए, और ना ही वो मनमाना आर्बिट्रेरी होना चाहिए अपने प्रभाव में जब हम उसको लागू करें। यानी एक दंड विधि जो है वो एक सशक्त होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और सामान्य होनी चाहिए सबके लिए, और मनमानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये कहता है अगली लाइन में, द एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ हैज टू बी इन यूनिफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और क्रीड। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल कानून को किसी भी भेदभाव के बिना राजा और रंक, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम, किसी भी के आधार पर, चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो अपराधी हो, सब पर समान रूप से लागू होने वाला होना चाहिए। और आईपीसी इन चीजों को पूरा करती है। फिर ये यूनिवर्सिटी कहती है कि इस पेपर को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि यह स्टूडेंट्स में, यानी आप में, एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करेगी। आप इसके बारे में पढ़ेंगे और सोचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल लॉ के उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से समाज में होने वाले बदलावों को स्वीकार करता है और उनको बढ़ाता है और लोगों की आकांक्षाओं को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। और इस तरह से इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं लेटेस्ट 2013 और 2018 में, उनको भी आपको पढ़ना है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप समझते हुए जब चलेंगे तो आपको फिर चीज़ें आसानी से इसको समझ आएगी। तो यूनिट फर्स्ट जो है, आप देखें इसकी, अब थोड़ा सा पहले इसे
हिस्ट्री में चलते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल में ज्यादातर हिंदू राजा थे, तो हमारी जो दंड विधियां या सामान्य विधियां थी वो शास्त्रों पर आधारित थी। तो जो शास्त्रों में लिखा होता था उन्हीं की व्याख्या करके जो हमारे राजा थे या उनके पुजारी रहते थे, पंडित या धर्माचार्य, वो लोग व्याख्या करते, तो उसके आधार पर दंड या न्याय किया जाता था। उसके बाद हमारे देश में आए मुगल, जो लगभग 12वीं सदी से देश में आए और लगभग वो अंग्रेजों के आने तक 1600 या 1700 ईस्वी तक लगभग वो देश में रहे। उसके बाद अंग्रेज लोग आ गए। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने बंगाल से अपना शासन शुरू किया प्रॉपर रूप से, हालांकि मद्रास में पहले हो चुका था। तो वहां जब उन्होंने किया तो सबसे पहले जो उन्होंने देखा कि जो शासन व्यवस्था है, जो दंड व्यवस्था है, वो मुस्लिम विधि है, क्योंकि मुसलमानों को तब तक आए हुए देश में 500-600 साल हो चुके थे। तो दंड विधान जो था वो मुस्लिम विधि पर था, जो कुरान आधारित था। तो वहां जो दंड थे वो मन माने होते थे। सजा और जो है अपराध और सजा में कोई भेदभाव नहीं होता था और ना ही उनमें कोई लॉजिक होता था, यानी किस आधार पर किसको कितनी सजा देनी है, किस दंड की देनी है, ये कहीं तय नहीं होता था। मन मर्जी से किसी भी दंड के लिए कोई भी सजा दे दी जाती थी। राजा के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। तो इस तरह से मनमानी वो एक तरह की न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था थी। दंड प्रशासन जो था, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है, वो कोई आर्बिट्रेरी था। तो इस तरह से उचित व्यवस्था नहीं थी। तो जब अंग्रेज यहाँ आ गए 1833 ईस्वी में एक चार्टर आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। उसके द्वारा जो कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। और उस एक्ट के द्वारा ही जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसके जो सदस्य थे उसकी मंत्री परिषद में, उनमें एक लॉ मेंबर भी जोड़ा गया। और उस लॉ मेंबर में जो पहली अपॉइंटमेंट हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मैकॉले की। तो लॉर्ड मैकॉले जो काफी पढ़े लिखे थे, इंग्लैंड के अंग्रेज थे, तब वहां उनकी अगुवाई में 1834 में पहला लॉ कमीशन बना। ये भी आपको लॉ कमीशन क्या होता है ये आपको आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर में आपको पढ़ना और समझना है। तो पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकॉले। तो जो आप जितने भी कानून, आप जो 1955 से पुराने आप जितने भी कानून पढ़ते हैं, आपने चाहे पिछले साल में पढ़ा या इस साल पढ़ते हैं, वो सारे कानून उस दौर में बने थे। यानी लॉ कमीशन बने थे 1834 से लेकर 1860 से 1898 के मध्य तक। तो बहुत सारे कानून तब बने थे, वो आज भी हमारे देश में चल रहे हैं। तो लॉर्ड मैकॉले ने की अगुवाई में जो पहला लॉ कमीशन बना, तब ये आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का एक ड्राफ्ट बनाया गया था। हालांकि वो ड्राफ्ट सिरे नहीं चढ़ा। लॉर्ड मैकॉले 3-4 साल बाद इंग्लैंड वापस चले गए। बहुत बार उस एक्ट में, उस ड्राफ्ट में संशोधन हुए और आखिरकार 1860 में जाकर, तब तक जो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश में फेल हो गया और पूरे अंग्रेजों का पूरे देश पर जो था कब्जा हो गया था। तो 1860 में जो पहली आईपीसी आई थी उसी को भारतीय दंड संहिता 1860 कहा जाता है। 1861 में ये तैयार हो गई थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1962 को। तब तक जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो बदलकर वाइसराय की पोस्ट बन चुकी थी। तो 1 जनवरी तो 1860 में जब आईपीसी देश में आ चुकी थी, लेकिन लागू ना करने के पीछे कारण था कि सीआरपीसी, तब तक जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो कोई नहीं आया था। तो पहले 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया और उसके बाद फिर 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को भारत में लागू किया गया। और ये आईपीसी तब जो था हमारा देश के साथ, हमारा देश उस वक्त बहुत बड़ा था अंग्रेजों के शासन के दौरान।
तो बर्मा भी हमारे देश का हिस्सा था, श्रीलंका भी अंग्रेजों के अधीन था, ब्रुनेई था, मलेशिया था, सिंगापुर था, और पाकिस्तान बांग्लादेश तो हमारा देश का हिस्सा था ही। तो इन देशों में भी आईपीसी तब लागू की गई, और आज तक भी कई देशों में, पाकिस्तान बांग्लादेश में आज भी वो चल रही है। इसी तरह से जो जम्मू कश्मीर 1846 के लगभग वो देश से जो सिख पंथ राज का हिस्सा थी वो 1846 में, और फिर जम्मू एंड कश्मीर एक अलग स्टेट बन गया था या देश बन गया था तब। तो वहाँ के महाराजा थे रणबीर सिंह, उस वक्त डोगरा थे, वो डोगरा राजपूत थे। पहले वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के प्रधान भी थे, और क्योंकि जम्मू कश्मीर तब सिख राज का हिस्सा था तो उसमें वो एक ओहदेदार भी थे और वहाँ के प्रधानमंत्री थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब अंग्रेजों ने उसको अलग कर दिया तो महाराजा रणबीर सिंह जो थे जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा बन गए। तब उन्होंने वहाँ आईपीसी जो थी उसका नाम रख दिया रणबीर संहिता। रणबीर क्योंकि उनका नाम था तो रणबीर कोड उसको कहा गया। और ये जो रणबीर कोड था ये 5 अगस्त 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे ही चलता रहा। अब इसके बाद उसको भी वहां खत्म करके आईपीसी लागू हो गई है। असल में ये थी तो आईपीसी, लेकिन उन्होंने उसका नाम अपना रखा क्योंकि वो राजा लोग मानने या ना मानने को स्वतंत्र थे। तो राजस्थान में भी महाराजा गंगा सिंह के दौर में इसका नाम तो शायद नहीं बदला गया, लेकिन इसके जो प्रावधान थे, क्योंकि स्वतंत्र राजा अपनी इच्छा से उन प्रावधानों को रख सकते थे। तो इस तरह से आईपीसी का हुआ इतिहास, और आईपीसी जो थी वो चली। तो अब जो आईपीसी है आप देखें, हमें इसको 5 यूनिट में पढ़ने को कहा गया है। तो आईपीसी में देखा जाए तो कुल जो है वो यहां से शुरू होती है आपकी आईपीसी को 511 सेक्शंस हैं, इसके कुल टुकड़े कह सकते हैं, जिसको 23 चैप्टर्स में बांटा गया है। लेकिन आपको जो पढ़ना है, आपको अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपके लगभग 300 सेक्शंस ही कुल बनती हैं। आपका जो चैप्टर 7 से लेकर शायद 7 से लेकर 14 तक में आपको लगभग बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, बाकी लगभग आपकी करीब करीब ज़्यादातर सारी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करके समझने की कोशिश। अब यहाँ देखें, ये जो हिस्सा है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम, क्राइम्स एंड डिफरेंस, क्राइम टोर्ट, लॉ, क्रिमिनल साइंस, ये जो सारी चीजें हैं ये आईपीसी में कहीं नहीं दे रखी। ये एक सिंपल सामान्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सिद्धांत हैं जो सदियों की एक तरक्की का हिस्सा है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्होंने जगह पाई है। तो ये एक थ्योरीज हैं, ये सिद्धांत है जो आपको समझने हैं। इन सिद्धांतों को यदि आप समझेंगे, डेफिनेशंस को जानेंगे, तो इनसे होते हुए ही फिर हमें ये समझ आती है कि क्राइम क्या है और क्राइम किस चीज को कहा जाएगा, और उस पर अगर क्राइम हुआ है तो उसको प्रूव कैसे करना है, जब प्रूव हो गया तो उस पर फिर पेनल्टी या फाइन या सजा कैसे दी जाएगी, और सजा दी जाएगी तो किस तरह की होगी, ये सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं। और ये भी है कि इन जो विधियां हैं इसका इंटरप्रिटेशन, जैसे आप मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ में पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ, तो यहाँ पीनल स्टेट्यूट्स का कैसे करना है, थ्योरीज क्या होगी। यानी जो पुराने दंड विधान होते थे वहां तो सजा जो होती थी उसका देने का कोई तर्क नहीं होता था, लॉजिक नहीं होता। लेकिन आईपीसी में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। जितनी कठोर अपराध किसी ने किया है उसी के अनुपात में उसको सजा देने की कोशिश की जाती है। हालांकि उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अदालत पर, जज पर छोड़ा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जज को ये इजाजत नहीं मिलती कि वो मनमाना उसका इंटरप्रिटेशन करे। कुछ हद तक उसको करना होता है, कुछ हद तक नहीं करना। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें जज के पास पावर है कि सजा को कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें जज अपनी मनमानी नहीं कर सकता। या तो वो उसको पूरी तरह से बरी करेगा और या फिर उसको सजा देनी ही होगी। इसी तरह से यहाँ हमारे आर्टिकल का
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 भी इंक्लूड होता है, उसके भी प्रिंसिपल्स यहाँ लाई होते हैं। आर्टिकल 22 भी यहाँ लाई होता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये यूएन डिक्लेरेशन में आई है, यूएन डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। और इसमें एक आप पढ़ोगे IHL, इंटरनेशनल ह्यूमन, IHR, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो आपका इंटरनेशनल लॉ वाले पार्ट का हिस्सा है, वहां से ये निकली है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी सजा हो, कैसी सजा होनी चाहिए, दंड कैसे होने चाहिए किसी देश में, ये सारी चीजें वहां से होते हुए आई हैं। तो इसलिए आपको इनको समझना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमें ज्यादातर हमारी थ्योरीज हैं, बहुत ज्यादा इसमें थ्योरीज हैं जो आईपीसी में नहीं दे रखी, बुक में नहीं है, लेकिन इसको आपको अदर तरीके से समझना और पढ़ना है। और फिर उसमें बहुत सारी थोड़ी सी सेक्शन है, 1 से 75 तक तो यहाँ आप सेक्शन करेंगे इसकी, और कुछ दूसरी सेक्शंस को करना होगा। और उसमें सारे सिद्धांत समझने हैं कि अपराध की, ये देखिए यहाँ स्टेज ऑफ क्राइम क्या है, मेंटल क्या है, प्रिपरेशन क्या है, अपराध कब पूरा होगा, अपराध शुरू कब होगा, अधूरे अपराध क्या है, किन अपराधों की तैयारी भी दंडनीय है, किन की नहीं, क्यों माना जाएगा। तो ये सारी चीजें फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी है। फिर सेकंड यूनिट में आपको 76 से 106 तक आती है, सबसे छोटी सी ये मानते हैं। इसमें कुछ दूसरी चीजें भी आपको इसके साथ पढ़नी है, जनरल अपवाद हैं जैसे सबसे ज्यादा, और वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला सिद्धांत आपको पढ़ना है। इस तरह से थर्ड यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, क्राइम्स जो है 378 से 462। और सेक्शन 5 में जो अपराध हैं वो डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं, कि जब हम डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें फर्जरी होती है या दूसरा कोई क्राइम होगा। शादी से संबंधित अपराध हैं जो पति पत्नी के मध्य या रिश्तेदारों के होंगे, और पति और उसके माता पिता द्वारा पत्नी के साथ क्रुएल्टी का सिद्धांत भी इसमें ये अपराध दिया गया है। डेफेमेशन जो है, मानहानि जिसको कहा जाता है, और फिर उत्पीड़न वाला इंटिमिडेशन जिसको कहा जाता है वो भी यहाँ है। और इंसल्ट और अनॉयंस, किसी को चिढ़ाना, गाली वगैरह देना, ये भी इसमें सिद्धांत हैं। तो इस तरह से सिंपल सी जो चीज ये जानने की कोशिश करें कि इसको हमें 5 यूनिट्स में बांटा गया है, अलग अलग हमें इसको करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है, इसको हम नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश करेंगे।